नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक अच्छी खबर लेकर आपके बीच में हूं जो बुरी खबरों के बीच से निकल कर आई है। बुरी खबरें दिन में 2 दर्जन आ रही हैं रोज मेरी नज़रों में। अच्छी खबर कई दिनों के बाद अभी देखने मिली है, मेरी हसरत बहुत थी इसको लेकर। हुआ यह है कि हर दिन किसी न किसी तरह का डिजिटल और साइबर फ्रॉड हो रहा है चारों तरफ। कहीं किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के प्रसारण में साफ साफ कहा इस बात को कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है कानून में। आपको डरना नहीं चाहिए कि कोई कहे तुमको डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन बड़े बड़े लोग डिजिटल अरेस्ट होने के झांसे में आकर अपने खुद के ऊपर आपा खो दे रहे हैं, उनके गुलाम हो जा रहे हैं झांसेबाजों के, जालसाज के। और 25-50 लाख 1-2 करोड़ रुपया जिसके पास जितना है पूरा दे रहे हैं इस डर से कि उनके मोबाइल नंबर से कहीं नशे के धंधे का रिश्ता निकल आया है, उनके आधार कार्ड से बैंक के खाते खोल के जालसाजी किसी ने कर ली है और वीडियो कॉल पे पूरा एक फिल्मी सीन बनाकर जालसाज धोखा देते हैं, पैसा लूट के ले जाते हैं। ऐसे में सरकार अभी जो सोच रही है, मैं आपको बतलाता हूँ, सरकार सोच रही है कि किसी के साथ किसी तरह का डिजिटल फ्रॉड अगर होता है तो उससे बचाव के लिए, डिजिटल फ्रॉड से बचाव के लिए बैंक जो हैं एक ऐसी योजना पे काम करेंगे जिसमें आपको अगर ठग लिया गया है, झांसा दे दिया गया है, तो आपको उसका मुआवजा मिल सके। आपको ध्यान है, मैंने कुछ हफ्ते पहले जब बहुत सारे ऐसे डिजिटल फ्रॉड यहाँ पे बढ़ते चले गए थे, कुछ महीने पहले भी लिखा, अभी सबसे ताज़ा कुछ हफ्ते पहले लिखा था कि भारत सरकार को ऐसे एक बीमा योजना की पहल करनी चाहिए कि किसी के साथ ऐसा झांसा हो गया है, ठग लिया गया है, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग करके पैसा ले लिया गया है और वो पैसा नगद नहीं लिया गया है, बैंक के मार्फत लिया गया है, जिसके सबूत हैं कि इनके बैंक खाते से इतना पैसा मुजरिमों ने ठग लिया, लूट लिया, ब्लैकमेल कर लिया। तो ऐसे लोगों को मुआवजा देने के लिए एक बीमा योजना सरकार को बनानी चाहिए। क्योंकि सरकार ने भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि आप अधिक से अधिक भुगतान बैंकों से करो, अधिक से अधिक भुगतान जो मोबाइल फ़ोन से जो हो जाते हैं उनके मार्फत करो, अधिक से अधिक बैंक कारोबार ऑनलाइन करो। अब चेक लिखना कम हो गया है, अब ऑनलाइन कारोबार होने लगे, एक OTP आता है, पैसा चले जाता है। तो जब सरकार ने ही डिजिटलीकरण कर दिया है पूरे देश के सारे कामकाज का, आज अगर मैं किसी होटल में जाकर रुकना चाहूँ तो मुझको आधार कार्ड या कोई दूसरा ID दिखाना पड़ेगा। एक ID को दूसरे ID से जोड़ दिया, दूसरे ID को तीसरे से जोड़ दिया। मेरे बैंक का ATM कार्ड या जिनको कहीं से क्रेडिट कार्ड मिलते होंगे, मुझको नहीं है मेरे पास, तो क्रेडिट कार्ड आप जिसका भी इस्तेमाल करते हैं, ये सारा डेटा जो है एक नेटवर्क में इकट्ठा होते रहता है। सरकारी एजेंसी जब चाहें तब इसको पकड़ सकती हैं कि किसने कौन से, जैसे मैं बतलाता हूँ आपको, सरकारी एजेंसी अगर चाहे तो किसी भी एक व्यक्ति के बारे में ये पता लगा सकती हैं कि इस आदमी ने किस दुकान से किस तारीख को किस साइज के किस रंग के कितने कपड़े खरीदे थे, आदमी के खरीदे थे, औरत के खरीदे थे, क्या लेडीज चप्पल का भुगतान किया था इसने, और उसके बाद उसके घर वाले उसको जूता भी मार सकते हैं कि तूने ये सामान इतने खरीदे किसके लिए हैं। इतना सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, डिजिटलीकरण हो चुका है। अमेरिका में इसको कहा जाता है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग। बड़ा भाई यानी सरकार सब देख रही है।
जो कहते हैं ना ऊपर वाला सब देखता है, मुझको ऊपर वाले का तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा है, एक वीडियो पर कहा है मैंने कि ऊपर वाला सब देखते रहता तो मध्य प्रदेश के रतलाम में जिस मुस्लिम बच्चे को चप्पलें मार मार कर जय श्री राम बुलवाया गया है, उसको राम तुरंत देख लेते अगर ऊपर वाला सब देखता तो। ऊपर वाला तो सब नहीं देखता है, लेकिन सरकार और जालसाज ये दोनों सब देख रहे हैं। कारोबार भी देखता है, कारोबार को मालूम है, मैं फेसबुक खोलता हूँ तो वो मुझको विज्ञापन दिखाने लगता है। आज सवेरे मैंने जो सामान ढूंढा था उसी का इश्तहार दिखाता है वो कि ले लो, अब खरीद ही लो, क्योंकि फेसबुक को कमीशन मिलेगा उससे। तो सरकार, कारोबार और जालसाज ये तीनों की नज़र है मेरे ऊपर। सरकार के पास तो पूरे रिकॉर्ड हैं कि मैंने क्या क्या किया, मैं कितने बज के कितने मिनट पे किस जगह गया, वहाँ से कितने बजे कहाँ गया, सब है। उनको साइकिल, कार, मोटरसाइकिल का भी पता होगा और चीज़ों का भी पता होगा। केवल मुझको ये लगता है कि सरकार को लोगों की आर्थिक स्थिति का पता रहता है, फिर भी कुछ करती नहीं है कि आर्थिक स्थिति सुधरे। खैर, मैं भी सरकार की तारीफ करने खड़ा हुआ हूँ कि देश में डिजिटल फ्रॉड के ऊपर सरकार जो है राहत, चाहे बीमे की शक्ल में होगी, चाहे बैंक जो हैं आपको भरपाई करेंगे पैसे की, क्योंकि फ्रॉड का पैसा पकड़ते पकड़ते बरसों लग जाते हैं। कई बार पैसा पकड़ में आता ही नहीं है, पूरा पैसा तो शायद ही कभी पकड़ में आता हो। तो लोग क्या करें, लोग सरकार के कहे हुए डिजिटलीकरण करने लगे। मुझको एक सिम कार्ड खराब हो गया था, उसी नंबर का नया सिम कार्ड लेना था। मोबाइल कंपनी वाले ने आके मेरे वीडियो बनाना चालू किया, एक एक कार्ड का फोटो खींचा, उसको भेजा, फिर शायद वीडियो ठीक नहीं बना, फिर दूसरा वीडियो बनाया, तीसरा वीडियो बनाया। इतनी जानकारी सरकार रख रही है मेरी, इतनी जानकारी मोबाइल कंपनियां रख रही है मेरी, जगह जगह से चोरी होती है जानकारी। तो मैं केवल ये कहने आया हूं कि सरकार ने ऐसी योजना बनाने का सोचा है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार सोच रही है कि जिनके साथ डिजिटल धोखाधड़ी हो रही है उनको मुआवजा दिया जाए, बैंक दें मुआवजा, जिस बैंक खाते से हुआ है वो लोग दें, जो भी दें। मैं इस बात की सिफारिश लंबे समय से करते आ रहा था। मैंने बीमा योजना सुझाई थी सरकार को कि सरकार को एक बीमा योजना बनानी चाहिए कि मेरे साथ अगर डिजिटल साइबर ठगी हुई है तो सरकार मुझको मुआवजा दे, चाहे वो बीमा योजना जो है उसका पैसा मोबाइल कंपनियों से ले जिनका मैं ग्राहक हूँ, इंटरनेट फैसिलिटी से ले जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, बैंक से ले जिसके खाते का इस्तेमाल किया है। सरकार जिसके ऊपर भी इसका जिम्मा डाले या खुद उठाए, ये होना चाहिए। मैं महीनों से इस बात को लिखते आ रहा था कि सरकार को एक बीमा योजना बनानी चाहिए डिजिटल फ्रॉड के जितने शिकार लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन ऐसी योजना अभी आई नहीं है। आएगी तो भी पता नहीं, उसका बीमा का दावा करने में, योजना का पैसा पाने में समय लगेगा। हो सकता है पूरा समय ना लगे, जैसे मेरी पुरानी कार का इंश्योरेंस तो है, लेकिन अगर टूट फूट हो जाती है तो बीमा कंपनी पूरा पैसा नहीं देती, कहती है ये पार्ट जो है ये 8 साल पुराना हो चुका था, तो उतना पैसा काट देती है पार्ट का। तो पता लगता है कि 1600 रुपये का पुर्जा लगा और 226 रुपया मुझको मिला बीमा कंपनी की तरफ से। तो हो सकता है डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों को बैंक से, सरकार से, बीमा कंपनी से एक हिस्सा भर मिले। इसलिए सावधान रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बीमा दावा करना एक खराब नौबत रहती है। मैं आपको बतलाता हूं कैसी खराब नौबत रहती है, थोड़ा सुन लीजिए आप भी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जो मुझको बहुत पसंद है शहर, बहुत अच्छा शहर है, उस न्यूयॉर्क में वहाँ की एक सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का CEO मुखिया अपनी कंपनी के पूंजी निवेशकों के एक सम्मेलन में भाषण देने के लिए होटल की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पर अरबपति भी हैं तो पैदल चलते हैं न्यूयॉर्क में, कोई ज़्यादा टैक्सी वैक्सी में लोग नहीं चलते।
साइकिल पे आया हुआ एक नौजवान, उसने साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली और मार डाला, उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मालिक को मार डाला वहाँ पे। अभी तक पकड़ाया नहीं है। उसके वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई है अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से। आपको मालूम है आज पूरी दुनिया में पुलिस का काम हल्का कर दिया है। मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल, लोकेशन, इंटरनेट का आईपी एड्रेस और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा, 90% जुर्म यही सुलझा रहे हैं। तो उस नौजवान ने अमेरिका की एक सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को मार डाला। पुलिस का और बाकी सब लोगों का कहना है कि ये नौजवान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के धोखे का शिकार एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके बीमारी का इलाज का खर्च न दिया हो इंश्योरेंस कंपनियों ने। ये बीमा करते समय आपके घर आके आपको सपने बेचती हैं और जब अस्पताल का बिल चुकाना रहता है तो ये तरह तरह के अड़ंगे लगाती हैं कि आपने उस समय ये नहीं बताया था कि आपके बाएं हाथ पे तिल है, नहीं तो हम आपका हेल्थ बीमा नहीं करते। इस तरह के फर्जी तर्क देके बीमा दावा खारिज करने में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां लगी रहती हैं। ऐसी ही कंपनी के मुखिया को मार डाला न्यूयॉर्क की सड़क पे दिन दहाड़े। और लोगों का, पुलिस का अंदाज यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से लोगों की जो नफरत है शायद उसी के चलते उसके मुखिया को मारा गया है। मैं हिंदुस्तान में किसी को हिंसा नहीं सुझा रहा हूँ, लेकिन मैं ये सुझा रहा हूँ कि भारत सरकार अगर एक डिजिटल फ्रॉड के ऊपर मुआवजा योजना या डिजिटल फ्रॉड के ऊपर अगर बीमा योजना लेके आती है, उसके दावे के भुगतान में भी तकलीफ हो सकती है, आसान नहीं होगा। इसलिए धोखाधड़ी से बचने में ही समझदारी है। आज जिस तरह से मोबाइल फ़ोन पे अनजाने लोगों के कॉल आते हैं, आपको कहते हैं आपके नंबर का इस्तेमाल हुआ है स्मगलिंग में, आपके आधार कार्ड से 200 बैंक अकाउंट खुले हैं, 600 करोड़ ट्रांसफ़र हुआ है, ईडी से बोल रहे हैं, कस्टम से बोल रहे हैं, आपके एड्रेस पे पार्सल आई है अमेरिका से, उसमें 6 किलो हेरोइन निकला है, 62 करोड़ रुपए का है, आप आइए तुरंत मुंबई इस एड्रेस पर। फिर वीडियो कॉल में थाना आ जाता है, कस्टम आ जाता है, सब आ जाता है, लोगों को दहशत में ले आते हैं। सीधे साधे लोग जो सच में मुजरिम और बदमाश रहते हैं उनको कोई दहशत नहीं रहती। मैं आपको बताऊं, मुझको मानहानि के कुछ एक मुकदमों में बहुत पहले जाना पड़ा अदालत में, तो मैं देखता हूं जो आदमी वहां कॉरिडोर में सबसे अधिक आत्मविश्वास से भरा घूमता है, सबसे अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ, तो मैंने पता लगाया तो पता लगा वो पेशेवर मुजरिम है। उसको पता रहता है कि यहाँ सबसे सुरक्षित है, वो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसको पता रहता है। मेरे जैसे जो लोग रहते हैं, जो छोटे छोटे मुकदमे करने वाले लोग रहते हैं, जो गवाह रहते हैं, वो दहशत में रहते हैं। मैं अदालत जाता हूँ तो टी शर्ट के बजाय कोई एक बटन वाला शर्ट पहन के जाता हूँ कि जज साहब बुरा ना मान जाए कि उनके सम्मान में मैंने कोई कमी कर दी है। डर लगता है अदालत जाने से, शरीफ डरता है, बदमाश खुश रहता है। तो जितने मुजरिम ये साइबर ठगी में, ये डिजिटल अरेस्ट करने में, कस्टडी में जितना डराते हैं, धमकाते हैं, वो आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। जो शरीफ लोग रहते हैं वो दहशत में रहते हैं, क्या हो जाएगा, नशा पकड़ा गया है, कहीं आ न जाए पुलिस। तो 72 घंटे तक मोबाइल को चालू रख के कैमरा उसका सोते हैं, बाथरूम जाते हैं तो लेके जाते हैं मोबाइल का वीडियो कैमरा ऑन करके, जीना हराम हो जाता है। तो कम से कम अगर पैसा उनका डूबता है तो सरकार मुआवजा देने का सोच रही है, लेकिन आप बच के रहिए, इतने तनाव में हो सकता है आप उसके बीच मर जाएं। बहुत लोग दहशत में मर जाते हैं, तो आप ऐसी मौत मत मरिए। आप जालसाजों के चक्कर में आइए ही मत, किसी तरह का ओटीपी किसी को भेजिए ही मत जब तक आपको 100% भरोसा ना हो। 100% भरोसा ना हो तब तक मत भेजिए कोई ओटीपी किसी को। मत किसी अनजाने का फ़ोन उठाइए, किसी के कहे वीडियो कॉल ऑन मत कीजिए, कोई कहे पुलिस, ईडी, मुंबई, कस्टम, नार्को से बोल रहे हैं, किसी की बात मत मानिए।
सरकार सोच रही है मुआवजा देने का, लेकिन मुआवजा लेने की नौबत ना आए वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अपने दोस्तों को भी सावधान कीजिएगा। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारी ये बात अच्छी लगती है, हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा नीचे इस मुद्दे पर आपका कुछ कहना है तो अपने दोस्तों को भेजिएगा। आपके साथ साथ उनका भी बचाव हो सके तो अच्छा रहेगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, आप अपने मोबाइल फ़ोन को किसी को इस्तेमाल करने कभी मत दीजिए। अपने परिवार को अगर दे दें तो दे दें। ऑफिस में, कारोबार में, दोस्तों में किसी को अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने मत दीजिए। आपके फ़ोन से किसी ने एक संदेश किसी को कर दिया, कल तुमको निपटा दिया जाएगा, और बाद में आपके फ़ोन से मिटा दिया। आपका अंदर जाना तय है उसमें, चाहे 6 दिन रहे, चाहे 6 हफ्ता या 6 महीना। आपके फ़ोन से किसी को धमकी दे दें, आपके फ़ोन से किसी लड़की को कोई लिख के भेज दे आई लव यू, पता लगेगा, एक अलग बवाल में आप फंस गए। घर वाले अलग जूता मारेंगे, पुलिस के अलावा, लड़की के अलावा। अपने मोबाइल फ़ोन, अपने लैपटॉप को किसी ऐसे ही व्यक्ति को इस्तेमाल करने दें जिसके ऊपर आपको 100% भरोसा है, और तो भी बैठ जाइए वहाँ पर कि नहीं मैं बैठा हूँ। आपको ईमेल करना है ना, खोल लो अपना ईमेल अकाउंट, कर लो, क्या कर रहे हो मैं देखूँगा। जैसे एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल ट्रैवल में मैंने लोगों से किसी के लिए गिफ्ट लेके जाना बंद कर दिया। आपने मुझको कुछ गिफ्ट दिया, उसमें अगर नशा निकल गया, दुनिया के बहुत सारे देशों में मैं 20 साल जेल में रह जाऊंगा। तो बंद कर दिया, मैं नहीं लेके जाता किसी का सामान किसी दूसरे देश किसी के लिए, तब तक जब तक कि 100% भरोसा न हो। तो मैं आपको भी यही सुझाऊंगा, आपके डिजिटल डिवाइस जो हैं आपका फंदा बन सकते हैं। जो चार्जिंग केबल जो रहती है ना, उसी का फंदा आपके गले में पड़ जाएगा अगर उनका बेजा इस्तेमाल किसी ने भी कर दिया तो। बहुत सावधान रहिए। अब ये वक्त ऐसा नहीं रह गया है कि कोई भी अपना फ़ोन किसी को दे दे। फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनमें से कुछ भी किसी को मत दीजिए तब तक जब तक कि आपको 100% भरोसा ना हो, और उस हालत में भी अपनी आंखों के सामने। फिर मिलेंगे।